हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में एक बार फिर से मैं आपके लिए क्लास 10th का एसएसटी का चैप्टर लेके आया हूँ। और आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है जल संसाधन। ठीक है, और ये चैप्टर 3rd है। तो सबसे पहले बात करेंगे जल के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो जल के कुछ रोचक तथ्य, देखिए दुनिया में पानी की कुल मात्रा का 96.5% यानी 96.5% समुद्र में मौजूद है और केवल 2.5% मीठे पानी के अनुमानित के रूप में जो है अनुमानित है। लेकिन एक बात बताता हूँ, ये एक्यूरेट फैक्ट है। ठीक है, पृथ्वी की सतह करीब 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ठीक है, और जो अगर बात करेंगे एक दूसरे पैटर्न पे कि पृथ्वी पर पानी का वितरण कैसे है, तो यहाँ पे पृथ्वी पर मौजूद पानी का 97.5% हिस्सा खारा पानी है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो 96.5% है, आप चाहें तो इसको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, ये पूरा सही है। ठीक है, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है। फिर इसमें दूसरा टॉपिक है कि भारत को वैश्विक वर्षा का लगभग 4% प्राप्त होता है और पानी की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता के मामले में दुनिया में 133वें स्थान पे है। अगला पॉइंट है, ठीक है, ये कुछ रोचक तथ्य है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है कि 2025 तक, ठीक है, तो 2025 तो आ ही गया, अब ये दिसंबर लास्ट देखते हैं क्या करते हैं। भारत के बड़े हिस्से पानी की कमी वाले देशों या क्षेत्रों में शामिल हो जाएंगे। तो अभी तो जनवरी चल रहा है, ठीक है, जनवरी समाप्त होने वाला है और दिसंबर में देखते हैं क्या रिकॉर्ड आता है। ठीक है, आइए बात करते हैं जल की दुर्लभता। देखिए जल दुर्लभता का अर्थ है पानी की कमी होना। ठीक है, जल दुर्लभता के कारण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखिए एक बड़ी आबादी सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ पानी की मांग भी अधिक हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इसकी वजह से भी जो जल क्या है, जल की दुर्लभता बढ़ रही है, यानी पानी की कमी हो रही है। देखिए विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पानी का असमान पहुंच, ये भी जल दुर्लभता का कारण है। ठीक है, उद्योगों द्वारा पानी का अत्यधिक उपयोग, ये भी एक जल दुर्लभता का कारण है। शहरी क्षेत्रों में पानी का अधिक दोहन भी जल दुर्लभता का कारण है। ठीक है, मुझे लगता है कि जल दुर्लभता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक और टॉपिक को देखते हैं। इसमें है नेक्स्ट टॉपिक कि औद्योगिकरण, ठीक है, औद्योगिकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। यानी औद्योगिकरण और शहरीकरण होने से पानी की कमी हो रही है, यह कहाँ तक सत्य है। आइए कुछ कोटेशंस के माध्यम से हम जानते हैं कहाँ तक ये उत्तरदायी है। देखिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकरण हुआ है। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल, ठीक है, का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। अलवणीय मतलब जो खारा न हो। ठीक है, लवणीय मतलब नमकीन या खारा और अलवणीय मतलब जो खारा न हो। ठीक है, तो ये भी जो है एक कारण है, एक उत्तरदायी कारण है। यहाँ पे शहर की बढ़ती आबादी तथा शहरी जीवन शैली के कारण ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि हुई है। शहरों तथा गांवों में जल संसाधनों का अतिशोषण किया जा रहा है, यह भी जो है उत्तरदायी है। अब बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां की। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, वे कंपनियां जिनके उद्योग संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करते हैं तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं तथा अधिक लाभ अर्जित करते हैं, ठीक है, वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाएंगी। अब बात करते हैं जल विद्युत। जल विद्युत क्या होता है? देखिए ऊंचे स्थानों से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न की गई विद्युत जो है जल विद्युत कहलाती है। इसके लिए जब बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं नदियों पे, और उन डैम में से, उन नदियों से पानी जो है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पे गिरता है, टरबाइन मशीन्स वगैरह लगाई जाती हैं और उससे जो है विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसी को जो है जल विद्युत कहते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी
जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? जल विद्युत, ठीक है। विश्व में केवल 2.5% ही ताजा जल है। जल संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या और अधिक मांग में असमान पहुंच, बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, इन सभी के लिए जो है ये जल संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता है, ठीक है, इन सभी के होने के वजह से। आइए बात करते हैं दूसरे टॉपिक में। तो दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा कि प्राचीन भारत में जलीय कृतियां, ठीक है। देखिए, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग की बात कर लेते हैं। कलिंग जो उड़ीसा में है, नागार्जुन कोंडा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ठीक है, उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के होने के सबूत मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूं कि जो सिंचाई के मामले में जो समस्याएं हैं, ठीक है, जैसे बहुत मोटी धारा से जो हम सिंचाई करते हैं तो उसके वजह से भी जितनी जरूरत है पानी की उससे ज़्यादा हम पानी यूज कर लेते हैं। तो यह भी जो है इस तरह की सिंचाई से जो है जल स्तर नीचे गिरता जाता है पानी का अत्यधिक दोहन होने के कारण, ठीक है। अब इसमें अगला टॉपिक दिया है, जैसे अपने समय की सबसे कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। अगला बात करेंगे कि 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। हौज खास जो है एक विशिष्ट तालाब है। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। देखिए, नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, वही बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जिनमें नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। बांध क्या होता है? बांध तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं तो बता ही रहा हूँ। बहते जल को रोकने, दिशा देने मतलब या तो उसका दिशा बदलना है या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा, ठीक है, जो आमतौर पर जलाशय, झील या जल भरण बनाती है, इसी को जो है बांध कहते हैं, ठीक है। बांधों से होने वाले लाभ, सबसे पहले बांधों से होने वाले लाभ में आएगा सिंचाई। देखिए, जब भी बांध बनाते हैं तो उसके पानी को मोड़ करके हम सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बांध से अभी मैंने बताया कि जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, तो विद्युत उत्पादन वो डैम बना करके। घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकता हेतु जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन तथा पर्यटन और मत्स्य पालन, ठीक है। अब एक नया टॉपिक है, एक नया क्वेश्चन आता है कि बांधों को अब बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, ठीक है। जितने भी बांध बनाए जा रहे हैं उनको बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, ठीक है। देखिए, बांध से एकत्र जल का उपयोग एक दूसरे पर निर्भर है और बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहीं से पता चल जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य जो है उससे जुड़े हुए हैं। देखिए, जल, वनस्पति और मिट्टी के संरक्षण के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। अब एक कोटेशन है यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अब इस पे हमारा क्वेश्चन रेज होता है, एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि आखिर जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा? तो देखिए, बांधों से अनेक लाभ हैं, ये विकास में योगदान करते हैं, इसीलिए नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। जाहिर सी बात है, इससे जो है बांधों से हमको अनेक लाभ हैं और विकास में बहुत ज्यादा योगदान प्रदान करते हैं, इसीलिए इनको जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किसने कहा है?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, अब भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या क्या हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए, स्वतंत्रता के बाद से, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद से उनके एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को गर्व से आधुनिक भारत का मंदिरों के रूप में घोषित किया। क्यों? क्योंकि यह कृषि और ग्राम अर्थव्यवस्था में विकास को तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ एकीकृत करेगा। ठीक है, तो ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी इस परियोजना से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है, ये हाई स्कूल के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे मेरी बहुत सारी वीडियोज हैं, अगर आपको देखना हो तो वीडियो चैनल पे जा करके वहाँ से आप ढूंढ लीजिएगा, या मैं इसमें लिंक डाल दूंगा उन सारे वीडियोज के, क्योंकि लिंक डालना सही नहीं है, आप वहाँ से जो है जाके देख लीजिएगा। देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है, जो कि मैं शुरू से ही भी इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य क्या है, तो अभी कुछ देर पहले हमने बात किया कि जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, ठीक है, घरेलू व औद्योगिक जल आपूर्ति, नौचालन या पर्यटन। नौचालन मतलब नौका चालन, ठीक है, नावों को चला करके पर्यटन करना। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन। देखिए, इसके लिए हमारे वहाँ, जैसे मान लीजिए मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, तो गोरखपुर में एक जगह है नौका विहार, नाम आपने सुना होगा, नौका विहार। नौका विहार में जो है ये नौचालन का कार्य किया जाता है, और यह पर्यटन स्थल है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं। फिर बाढ़ नियंत्रण और फिर मछली पालन। देखिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ क्या क्या हैं, तो अभी तो उसको हमने फिर से एक बार बात किया ही कि सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य प्रजनन, अंतर्देशीय नौवहन, ठीक है, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। अब फिर बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना की आलोचना। ये नया टॉपिक है। इस पे क्या, देखिए, नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करते हैं और जलाशय के अत्यधिक अवसादन एकत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे है नदी की जलीय जीवन की नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, स्थानीय समुदाय का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो जाता है। जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी नदियां हैं, अब वहां से बह रही हैं, उसको मोड़ देते हैं, तो जिधर पानी उनका नहीं पहुंचेगा वहां के लोग तो भाई विस्थापित हो ही जाएंगे। वहां के लोगों के लिए कोई काम ही नहीं रह जाएगा, बिना पानी का खेती कृषि कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर बाढ़ के मैदान पर बनाए गए जलाशय मौजूद वनस्पति को डुबा देंगे और एक समय के बाद मृदा का क्षरण करेंगे। उसके बाद बात करते हैं एक नए टॉपिक का, और ये जो नया टॉपिक है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। उम्मीद है कि इस आंदोलन के बारे में जरूर आपने सुना होगा। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण के विरोध में था। कौन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। आंदोलन में गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ द्वारा संचालित था। ठीक है, आंदोलन गैर सरकारी संगठन यानी एक एनजीओ द्वारा जो है यह संचालित किया गया था। जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबंद होना। ठीक है, आरंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित था। ठीक है, बाद में इसका लक्ष्य जो है विस्थापितों का पुनर्वास करना हो गया। ठीक है, पहले जो है इसका लक्ष्य दूसरा था, बाद में इसका लक्ष्य जो है बदल जाता है। पहले क्या लक्ष्य था कि आरंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित था, बाद में इसका लक्ष्य विस्थापितों के पुनर्वास करना हो गया है। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक का, और वो टॉपिक है कि भूमिगत जल क्या होता है। देखिए, भूमिगत जल मृदा के नीचे छिपे हुए शैल आस्तरण छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है।
वर्षा जल संग्रहण की बात कर लेते हैं। यह एक तकनीक जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों, घरों में, टैंक में, बेकार पड़े कुएं में भरा जाता है और बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। यही चीज मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, वर्षा जल संग्रहण जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वर्षा का जल हम एकत्र कर लेते हैं, ठीक है, तो इसीलिए पहले पुराने गांव में जो है बड़े बड़े पोखरे और तालाब वगैरह बनाए जाते थे, ताकि वहां पे जो है वर्षा जल को क्या करें, हम एकत्र कर लें और बाद में उसको जानवरों को नहलाने या सिंचाई करने के लिए प्रयोग कर सकें। लेकिन आजकल देखेंगे तो वो सुविधा खत्म हो गई है। ठीक है, सारे तालाब वगैरह जो है धीरे धीरे भर दिए जा रहे हैं, तो वर्षा जल संग्रहित नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो वाटर लेवल है वो और नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में गुल तथा कुल जैसी वाहिकाओं से नदी धारा का रास्ता बदलकर खेती की सिंचाई। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण एक आम तकनीक है। देखिए, राजस्थान जैसे राज्यों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण, यानी छत पे क्या करते हैं, छत के ऊपर जो है टैंक बना देते हैं, बड़ा सा टैंक, और जब बारिश होता है तो उसी टैंक में पानी जो क्या है एकत्रित हो जाता है एक जगह, और उसी पानी का उपयोग जो है हम अपने दैनिक जीवन के लिए करते हैं। देखिए, वर्षा जल संचयन की विधियां, अभी मैं इस पे ही जिक्र कर रहा था, फिलहाल ये आ गया तो इस पे भी बात हम लोग कर लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने कृषि के लिए गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई। लोगों ने पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों को बरसाती भंडारण संरचनाओं में परिवर्तित किया गया। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण कराया गया। वही गड्ढे जिनको मैं पोखरे और तालाब का नाम अभी दे रहा था। छत पर वर्षा जल संचयन, बीकानेर और फलौदी और बाड़मेर में पीने हेतु भूमिगत टैंक या टांका बनाया गया। ठीक है, मेघालय में बांस की ड्रिप सिंचाई प्रणाली, अभी सिंचाई के बारे में मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा पानी हम जो है सिंचाई में वेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाएंगे तो जहाँ जितनी जरूरत है उतनी ही पानी हमको देना पड़ेगा, तो इससे हमारा जल बचेगा। ठीक है, ताजे पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो देखिए, वर्षा से प्राप्त जल जो है ताजा होता है। सतह जल नदियों, झीलों आदि में। भूजल भूमि में संग्रहित जल जो बारिश से रिचार्ज हो जाता है। अब इसमें अगला पॉइंट है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। देखिए, नदियों व झरनों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। ठीक है, अगला है प्राचीन भारत में जल संरक्षण। देखिए, प्राचीन भारत में भी जल संरक्षण किया जाता था, क्योंकि सबको मालूम है कि जल जो है, जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है, बिना जल का जो है जीवन असंभव है। ठीक है, अब प्राचीन भारत में जल संरक्षण, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इलाहाबाद में परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध, झीलें और सिंचाई प्रणालियों बड़े पैमाने पर बनाई गई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उड़ीसा के कलिंग नागार्जुन कोंडा में परिष्कृत सिंचाई पर कार्य किए गए हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में बेन्नूर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर, अभी इसी वीडियो में मैंने जिक्र किया है इसका। फिर 11वीं शताब्दी में बनी भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी। ठीक है, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने पानी की पूर्ति के लिए दिल्ली में हौज खास का निर्माण करवाया। ठीक है, जो एक टैंक था। ठीक है, उसके बाद टांका की बात कर लेते हैं। देखिए, टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने या करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। टांका बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है, सोर्स है।
ठीक है। उसके बाद है पालर पानी। पालर पानी क्या होता है? देखिए, वर्षा का पानी जो भूमिगत टैंकों में जमा होता है, पीने योग्य पानी है, इसे पालर पानी कहा जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में इसका क्या महत्व है। तो देखिए, यह पेय जल का मुख्य स्रोत है। कौन? पालर पानी। ठीक है। जब अन्य सभी स्रोत सूख गए हों तब इसका महत्व बढ़ जाता है। इसे पेय जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। गर्मियों में ये टैंक भूमिगत कमरों और उनसे जुड़े कमरों को ठंडा साफ रखते हैं। ठीक है, ये उस टाइम के एसी थे। भारत देश में जल का अभाव बढ़ने का क्या कारण है? तो आइए इस टॉपिक पे अच्छे से हम लोग बात करते हैं। देखिए, भारत में जल अभाव बढ़ने का जो कारण है, भारत मानसूनी जलवायु का देश है। कई बार मानसून असफल होने से जल की कमी बढ़ रही है। सिंचाई के जल की मांग में तीव्र वृद्धि है। सब लोग जो है वो पंपिंग सेट वगैरह यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिंचाई कर रहे हैं, यानी भूमिगत जल को क्या कर रहे हैं? निकाल दे रहे हैं। तो बारिश नहीं होगा, जल अवशोषित नहीं होगा, तो पानी अंदर जाएगा नहीं। पोखरे तालाब जो है सब लगभग भटे हुए हैं और ढके जा रहे हैं। तो जब भी सिंचाई के लिए जल का यूज हो रहा है तो भूमिगत जल यूज हो रहा है। तो भूमिगत जल यूज होगा तो ये भूमि के अंदर का जल क्या हो जाएगा? खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए पानी का अभाव क्या है? जल का अभाव बढ़ने लगेगा। औद्योगिक क्रियाओं में के कारण भूमिगत जल का स्तर गिर ही रहा है, जैसा कि इस वीडियो में कई बार मैंने जिक्र किया। शहरीकरण की गति में वृद्धि के कारण जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव भी है। ठीक है। उसके बाद है बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण जो है जल का अभाव हो रहा है। अत्यधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, नकारात्मक प्रभाव में आएगा, इससे मिट्टी के लवणीकरण जैसे बड़े पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ रही है, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक यूज किया जा रहा है, और इससे पानी की कमी हो जाती है। तो ये फास्ट रिवीजन था। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, ताकि आपके और मित्रों का भी कल्याण हो सके। थैंक यू।